जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के पीयूआई क्वेश्चन सीरीज का आज हम लोग सेट नंबर 11 करेंगे दोस्तों। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही सात घटकों में विभाजित होना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का परावर्तन। तो यह कहलाता है दोस्तों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बी इसका सही आंसर होगा। जब एक सफेद प्रकाश की किरण का किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरने पर 7 घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसकी खोज आइजैक न्यूटन ने 1666 ईस्वी में किए थे। इसमें सफेद रंग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जब किसी प्रिज्म पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है मेरे दोस्तों, तो वो 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, ऐतरेय उपनिषद डैश के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के 5वें और 6वें अध्याय से संबंधित है और सबसे पुराना उपनिषद कहा जाता है। सबसे पुराना उपनिषद है दोस्तों, यह कहा जाता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो सबसे पुराना की बात करें दोस्तों, पुराना उपनिषद किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है ऋग्वेद को। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है मेरे दोस्तों। और ऋग्वेद में 10 अध्याय, कितने अध्याय हैं दोस्तों? 10 अध्याय, 1028 श्लोक हैं, 11,000 मंत्र हैं और इसमें ऋचाएँ कितनी हैं? 10,580। इसमें प्रमुख किस देवता को प्रमुख माना गया है? तो इंद्र देवता को प्रमुख माना गया है। ऋग्वेद की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्तों? सॉरी दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी होती है? तो वेदों की संख्या होती है 4। प्रश्न नंबर 3, शक्ति P, धारा I, प्रतिरोध R और विभवांतर V के बीच गलत संबंध की पहचान करें। यह क्या होगा दोस्तों? करें कि धारा P, सॉरी दोस्तों, धारा शक्ति P, धारा I, प्रतिरोध R और विभवांतर V के बीच गलत संबंध बताना है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, P बराबर I इंटू R स्क्वायर नहीं होता है। बाकी सभी दोस्तों सही है और गलत पूछा है तो गलत ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी पूछ रहा है दोस्तों। तो फोकस F बराबर हम जानते हैं R/2 जानते हैं और इनके बीच की अगर दूरी पूछ रहा है मेरे दोस्तों, तो इसका जो हो जाएगा सही हो जाएगा ए ऑप्शन R/2। फोकस के बीच की दूरी होती है F बराबर R/2। अगर त्रिज्या पूछता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2F हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं अगला प्रश्न।
बीड़ी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? शाहबलूत के पत्तों का, इमली के पत्तों का, नारियल के पत्तों का या तेंदू के पत्तों का? तो बीड़ी बनाने में मेरे दोस्तों तेंदू के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। जो तेंदू का प्रयोग पत्ता है दोस्तों, पेड़ है, वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। एक उत्तल लेंस के आकार के 2 गुने आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा? तो लेंस का आवर्धन जानते हैं हम दोस्तों, सूत्र प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई, इमेज की लंबाई और ऑब्जेक्ट की लंबाई, यही होता है दोस्तों। तो हम इसका देख लेते हैं। तो इसका 2 गुना होगा तो -2 बटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यम का मान पूछ रहा है तो यम बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों -2। कितना हो जाएगा? -2। और ऑप्शन ए किस में दिख रहा है? बी में। याद रखिएगा, लेंस की आवर्धन क्षमता यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। किस पौधों की पत्तियों में मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है? मिथेनाइक नहीं मेरे दोस्तों, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, ध्यान रखेंगे इसे। इमली, संतरा, टमाटर, बिच्छू बूटी होता है दोस्तों, ये ऑप्शन में होगा बिच्छू बूटी। ये भी टाइपिंग एरर है, ध्यान रखेंगे इसे। तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों बिच्छू बूटी में। किस पौधे में पाया जाता है? बिच्छू बूटी पौधे में पाया जाता है। कि मेथेनोइक अम्ल फार्मिक अम्ल होता है दोस्तों, और फार्मिक अम्ल का जो सूत्र होता है HCOOH होता है, मेथेनोइक अम्ल का सूत्र। इसका स्रोत होता है, प्राकृतिक स्रोत होता है क्या? इमली होता है। अब बिच्छू बूटी के पौधों की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, आप यह ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। ईस्टर टोकरी इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो ईस्टर टोकरी मेरे दोस्तों यह ईसाई धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ईसाई धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों, वो है बाइबल। क्या है? बाइबल है, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसकी उत्पत्ति प्रथम शताब्दी में हुई थी। इसके संस्थापक यीशु मसीह माने जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न। एक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/2 है। 1/2 है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्राकृति और तुलनात्मक आकार क्रमशः क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, वो हो जाएगा डी, आभासी, सीधा और छोटा होगा। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार क्रमशः आभासी, सीधा और छोटा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। वर्तमान में कितने तत्व ज्ञात हैं, जिनमें कितने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं? तब वर्तमान में जो तत्वों की संख्या है मेरे दोस्तों 118 है। कितनी? 118 है। और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है? 94। तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर बी में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? तो भारत को मेरे दोस्तों 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। डी ऑप्शन में दिख रहा है, 6 भौतिक भागों में बांटा गया है।
यह उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप। इस तरह से भारत के 6 भौतिक विभाजन हैं मेरे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान यूनियन कार्बाइड का अध्यक्ष कौन थे? जे.आर. शाह, मिलकर बेले, वारेन एंडरसन, जॉन एवर्ट। तब भोपाल त्रासदी के जो यूनियन कार्बाइड का जो अध्यक्ष थे मेरे दोस्तों, वे थे वारेन एंडरसन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो रिसाव हुआ था मेरे दोस्तों, भोपाल त्रासदी गैस के जो रिसाव हुआ था, इसमें मरे लोगों की संख्या कितनी थी मेरे दोस्तों? 16,000 से अधिक लोग मरे थे। कारण क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का क्या हो जाना, लीक हो जाने के कारण ही यहाँ 16,000 लोगों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। पहले नगर निकाय की स्थापना 1688 ईस्वी में डैश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश हाल के दौरान की गई थी। नागपुर, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता। तो यह किया गया था मेरे दोस्तों मद्रास के दौरान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? तो भारतीय संविधान में मेरे दोस्तों 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं। कितने देशों से? 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं। संविधान के जनक है मेरे दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी हैं। 1947 में संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है इनको। अब पूरे संविधान को अपने हाथों से लिखा था श्री प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने। 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। उस समय जब संविधान तैयार हुआ तो 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा दोस्तों, और इसकी कुल लागत 63,97,663 रुपए और लगभग 64 लाख। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशिथिलन दाब क्रमशः होता है। बताइए मेरे दोस्तों कि मनुष्य में जो समान प्रकुंचन और अनुशिथिलन दाब क्रमशः क्या होता है? हृदय की गति के बारे में पूछ रहा है। तो यह होती है 120 से 80 mm। हृदय ब्लड को ढकेलने की गति होती है 120, और ब्लड को वापस आने की गति होती है मेरे दोस्तों 80 mm। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की 4 सबसे बड़ी भाषाओं का हिस्सा नहीं है? बताइए दोस्तों कि द्रविड़ की 4 भाषाएं हैं और उसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? कन्नड़, संस्कृत, तमिल, मलयालम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा संस्कृत। याद रखेंगे द्रविड़ भाषा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम है। सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा द्रविड़ है। इसकी कुल 4 भाषाएं हैं, लेकिन वर्तमान में 8 भाषाएं हो गई हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप। संस्कृत को द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, रंगनाथ मंदिर तमिलनाडु में है, रामेश्वर मंदिर भी
तमिलनाडु में है मेरे दोस्तों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? ज्वालामुखी विस्फोट, ऊर्जा संयंत्र, लकड़ी का जलना, वाहनों से निकलने वाला धुआं। तो वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत पूछ रहा है, तो प्राकृतिक स्रोत है मेरे भाई ज्वालामुखी। ऊर्जा संयंत्र मानव निर्मित है, लकड़ी का जलना भी मानव, और वाहनों से निकलने वाला धुआं भी मानव ही है दोस्तों। ज्वालामुखी विस्फोट, तो ज्वालामुखी दो प्रकार का होता है, सक्रिय ज्वालामुखी और प्रसुप्त ज्वालामुखी दोस्तों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। पहले चरण के प्रारंभ में आक्सी और अनाक्सी श्वसन के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है? एथेनॉल, पाइरूवेट, लैक्टिक अम्ल, जल। तो इसका हो जाएगा दोस्तों पाइरूवेट। पाइरूवेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, आगरा, मुंबई। तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक मेरे दोस्तों यह स्थित है दिल्ली में। यह कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। इस दिल्ली में स्थित है और न्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुआ है दोस्तों। और यह स्मारक उन सभी वीरों की श्रद्धांजलि देता है जो युद्ध में शहीद हो चुके थे। और इसकी 25 फरवरी 2019 को इंडिया गेट के पास 44 एकड़ में बना नेशनल वार मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित किया। आर्किटेक्चर थे मेरे दोस्तों इसके श्री योगेश चंद्र हसन। और 1960 में सशस्त्र बलों ने पहली बार एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का प्रस्ताव रखा था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20। निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों बी। गाय की जो छोटी आंत होती है मेरे दोस्तों अपेक्षाकृत क्या होती है? अपेक्षाकृत लंबी होती है। यह गाय के शरीर से 20 गुना लंबी होती है। और दुनिया में सबसे लंबी छोटी आंत ब्लू व्हेल की होती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? चंबल, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तब पूर्वी सीमा को चिन्हित करने वाली जो नदी है मेरे दोस्तों वह ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वी सीमा को क्या करती है? चिन्हित करती है। और यह हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले के मानसरोवर झील के निकट होता है। और दोस्तों यह तिब्बत भारत तथा बांग्लादेश से होकर क्या करती है? बहती है। इसकी लंबाई है दोस्तों 2900 किलोमीटर। और इसका अन्य नाम है तिब्बत में इसको साम्पो, अरुणाचल प्रदेश में डी और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। इस नदी को ब्रह्मा जी का पुत्र माना जाता है, इसलिए इसे पुरुष नदी भी कहा जाता है। इसलिए इसे पुरुष नदी भी क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? कहा जाता है। और इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और इसको असम में ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में साम्पो, अरुणाचल प्रदेश में डी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? पैरेकाइम, स्क्लेरेनेकाइमा, रच्छी कोशिकाएं,
कालेन काइमा। तो नारियल को जो कठोर बनाता है मेरे दोस्तों, वह बनाता है स्केलेरेन काइमा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों 23। स्वतंत्र रूप से लटके हुए क्षण चुंबक किस दिशा को इंगित करता है? भौगोलिक उत्तर और दक्षिण, उत्तर और भौगोलिक पश्चिम, भौगोलिक पूर्व और भौगोलिक पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो स्वतंत्र रूप से लटके दो दंड चुंबक होता है मेरे दोस्तों, क्षण चुंबक, दंड चुंबक नहीं, क्षण चुंबक। तो यह बताता है उत्तर और दक्षिण, भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण दिशा को इंगित करता है। आगे चलते हैं और आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा। चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और मैं डेली एक पेपर दोस्तों कराता हूं, और ये पिछले जितने भी ग्रुप डी के 2022 में एग्ज़ाम हुए दोस्तों, मैं उन्हीं पेपरों को कराता हूं जिसमें केवल जीके और जीएस के प्रश्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस का उदाहरण है? HIV, एड्स, इंट्रेक्शन, फीलपाव। तो वायरस का जो उदाहरण है मेरे दोस्तों वह है HIV। याद रखिएगा, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और यह एक यौन संचारित संक्रमण है जिसे HIV एड्स का कारण बनता है। लक्षण होता है इसमें बुखार, गले में खराश, और होता है शरीर पर चकत्ते पड़ना, ठंड लगना। पहला HIV पॉजिटिव व्यक्ति गैटन दुगास, पहला कौन था मेरे दोस्तों? गैटन दुगास था। खोजकर्ता लुक मॉन्टेगिनियर थे। और दूसरा नाम इसका मेरे दोस्तों एड्स है। दूसरा नाम इसका क्या है? एड्स है। अब विश्व एड्स दिवस मेरे दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो यह रहा मेरे दोस्तों आज के हमारे 24 प्रश्न, और आपका स्कोर कितना रहा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।